हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले कि आप सभी को इस लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में आप सभी का स्वागत है ना? और इस इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में भी आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, वो किसके विषय में? तो ब्लड के विषय में बात करने वाले हैं, है ना? चलिए, तो ब्लड क्या है, हम इसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आज हम आपको बता दें कि इससे पहले थोड़ा-सा अनअकैडमी के विषय में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अनअकैडमी से क्या फ़ायदा होने वाला है, अनअकैडमी को हम क्यों जॉइन करें, इन सारी प्रश्नों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका इसका फ़ायदा बेनिफिट उठाने के लिए आपको जो है सो एक कोड यूज़ करना पड़ता है। और कोड क्या यूज़ करेंगे? तो कोड जो यूज़ करेंगे वो आपका क्या? तो AR, एक मिनट, कोड क्या यूज़ करेंगे? AR, एक सेकंड, कोड जो यूज़ करेंगे वो क्या कोड यूज़ करेंगे? तो कोड यूज़ करेंगे ARJUNK, है ना? और स्पेशल क्लास के लिए क्या यूज करेंगे? SPARJUNK। क्लियर? जब आप जैसे ही इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। किसमें? कोर्स फी में। जो कोर्स का फी है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे अगर बात किया जाए तो हमारे विषय में अगर देखा जाए तो हमें जो है सो टोटल जो एक्सपीरियंस है लगभग 8 वर्षों का, जो कमीशन लाइन में भी। और इस दौरान जो है सो हमने यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी को भी क्वालिफाई किया, है ना? और आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर डेली का लाइव क्लास, आपको देखो यहाँ पर 4 प्रकार के बेनिफिट होने वाले हैं। क्या-क्या? तो डेली का लाइव क्लास। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एडुकेटर से आप चैट कर पाएँगे, उससे डिस्कशन कर पाएँगे, कोई भी डाउट क्वेश्चन को पूछ पाएँगे। इसके बाद अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर कोर्स में क्या है, तो स्ट्रक्चर कोर्स में जो सिलेबस है या जो पैटर्न है, इसी सिलेबस और इसी पैटर्न पर जो है सो आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। आपको इस वजह से सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा बनती है। आगे जो आप यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, इसी का आपको यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है और हमें इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्लियर है? ये आपका क्या है? इसको हम बैकबोन बोलते हैं, है ना? ये मेरा नाम दिया हुआ है बैकबोन, है ना? जिन बिना हम बैकबोन के खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो उसी प्रकार हम जो है सो बिना टेस्ट दिए हुए कभी भी पास नहीं कर सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो क्या? तो अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है? तो सिंपल सी बात समझना। अनलिमिटेड एक्सेस के विषय में वो ये कि यहाँ पर वन सब्सक्रिप्शन यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स। कहने का मतलब कि सिर्फ आप एक सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वह रिकॉर्डेड क्लास की हो, चाहे या लाइव क्लास की हो, जो यहाँ पर हमारे यहाँ है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। इसको अलग अलग पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संस्थान में ये होता है कि भैया इसके लिए इतना फ़ी पे करना होगा, तो इसके लिए इतना फ़ी पे करना होगा, है ना? ये सारी चीज़ें। आगे अगर बात किया जाए तो अभी जो है 66 जेपीएससी होने वाला है, तो इसके लिए आपका एमसीक्यू भी आपको कराया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो है सो आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना? नेक्स्ट में अब आपको ये लग रहा होगा कि शायद सर का हम कोड यूज़ करेंगे ARJUNK, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सो सर का ही क्लास हमें मिलेगा। जी नहीं, आपको कभी ऐसा होने वाला नहीं है। आपको बता दें, अगर यहाँ पर जीएस है तो जीएस मिलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी है तो पॉलिटी मिलेगा, साइंस है तो साइंस मिलेगा, मैथ है तो मैथ मिलेगा,
इंग्लिश है तो इंग्लिश मिलेगा, अगर हिंदी है तो हिंदी मिलेगा। जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर है? आगे आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो कोर्स हैं, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो खास करके ऑप्शनल के लिए हमारे पास अलग एडुकेटर हैं, आपका हिस्ट्री के भी अलग एडुकेटर हैं, जो आप सामने देख सकते हैं, है ना? ए टू जेड सभी चीज़ों के लिए अलग अलग एडुकेटर हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में देखो आपका 16 कोर्स है, इसी प्रकार पॉलिटी में कोर्स है, बिहार स्पेसिफिक में कोर्स है ना, या आपका सिलेबस में 4 कोर्स है। तो जो आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब थोड़ा-सा बात कर लेंगे, जितना भी यहाँ पर मटेरियल है इन सभी का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कोई बॉन्डिंग नहीं है, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, पोल के ज़रिए टेस्ट दे सकते हैं, ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं, है ना? ए टू जेड फैसिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखो क्या करना होगा, तो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा मानना ये है कि जो न्यू लर्नर हैं उनको कम से कम जो है सो 24 महीने का, और नहीं तो अगर थोड़ी फंडिंग की इशू है तो आपको 12 महीने का तो सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए, आप फिर इसको अपग्रेड करा लीजिए, है ना? अब तो इस 12 मंथ के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो 12 मंथ के लिए जो पे करना पड़ेगा वो कितना, तो उसके लिए पे करना पड़ेगा हमको कितना, तो आपका 8800 पे करना पड़ेगा, है ना? और 24 मंथ के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो 12,800। लेकिन इतना भी नहीं दोस्तों, इसमें भी अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे, कोड क्या यूज करेंगे, तो ARJUNK, तो जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% इन फी में से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब अगर आगे बात किया जाए तो इतनी तो बातें हो गई किसके विषय में, अनअकैडमी से होने वाले बेनिफिट के विषय में। क्लियर है? अब आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके विषय में, तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं ब्लड के विषय में। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लड के विषय में, तो ब्लड क्या है, हम किसको बोलेंगे ब्लड, है ना? तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखो ब्लड के विषय में अगर बात किया जाए तो ब्लड हमारी बॉडी का वह एक लिक्विड मटेरियल है या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में जगह जगह पर एक तरह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, मुख्य रूप से आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आगे अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है सो यह एक कनेक्टिव टिश्यू, ये सामने जो दिख रहा है, ये देखो ब्लड हमको लिक्विड फॉर्म में ज़रूर दिखता है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका डिस्क बना हुआ नज़र आएगा। तो ये आपस में एक दूसरे से जो है सो अटैच्ड होते हैं, और यह एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आगे अभी सारा लिखा हुआ यहाँ मिलेगा, है ना? अब अगर हम बात करें तो ब्लड बेसिकली 4 कंपोनेंटों से बना है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कौन कौन, तो ब्लड देखो किससे बना हुआ है, तो ब्लड अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर बात करें तो प्लाज्मा से बना हुआ है, इसके बाद किससे बना हुआ है, तो आरबीसी से बना हुआ है, इसके बाद किससे बना है, तो डब्ल्यूबीसी से बना है, और इसके बाद किससे बना है, तो प्लेटलेट्स से बना है। अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सो अवेलेबल होगा। ठीक है? चलिए, अब अगर हम बात करें तो ये तो सारी बातें थी किनके विषय में, तो खास करके जो है वो बातें थी आपको ब्लड के विषय में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे क्या है, तो यहाँ पर सामने में देखो एक लिखा हुआ है कि आपका क्या है, तो ब्लड इज चीफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने अभी वही बताया कि यह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड हैज
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, मतलब ये रोग से लड़ने में भी क्या करता है, मदद करता है। आगे अगर बात की जाए, इट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, अभी मैंने जस्ट बोला था यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एंड कंपोज ऑफ फ्लूइड व लिक्विड मिला हुआ होता है उसमें, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्प सेल्स ये सारे मिले हुए होते हैं। आगे, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वह कितना बनता है, बहुत लोग जो आंसर कर देते हैं वह आपका 5 से 6 लीटर कर देते हैं, जो बिल्कुल एक तरह से अगर देखा जाए तो सही तो है। लेकिन अगर हम एक पूछें इसके अनुसार कि बताओ क्या एक न्यू बॉर्न बेबी जो है, एक न्यू बॉर्न बेबी जो है, क्या इसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होगा? आप सोच करके हमें बताओ। आप सोचेंगे तो इसका आंसर आएगा नो, है ना। तो ये एडल्ट में अगर हम बात करें तो नो डाउट ये एक ऑथेंटिक आंसर जरूर है, लेकिन दोनों के लिए ऑथेंटिक आंसर एडल्ट और चाइल्ड के लिए अगर देना है तो एक लाइन में जवाब दीजिए कि टोटल बॉडी वेट का आपका 7 से 8%, है ना। यहाँ देखो लिखा है ब्लड मेकअप 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, है ना। मान लो हमारा बॉडी वेट जो है सो आपका जो है सो कितना है, आपका 56 केजी है ना। तो अब मान लो कि इसका 8% हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो 8% अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर जितना जीरो है ऊपर में जीरो बिठा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो हम निकालते हैं यहाँ पर। आगे आगे अगर बात किया जाए तो ब्लड के विषय में आपका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है कि आपका ब्लड जो है वह अल्कलाइन होता है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसका पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। और ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये जो है सो कई बार आपसे पूछा गया है। और अगर हम बात करें तो क्या, तो खास करके जो है सो आपका ये 7.4 है ब्लड का पीएच, क्लियर है। ब्लड पीएच ऑफ ब्लड आर्टरी इज मोर देन वेन। अब यहाँ पर देखो वेन और आर्टरी के विषय में हम बता देते हैं थोड़ा सा कि वेन और आर्टरी क्या है। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वह दो नलियों में आपका फ्लो करता है, दो कैपिलरी में आपका फ्लो करता है। एक का नाम है आपका वेन और एक का नाम है आपका आर्टेरिज। एक का नाम है वेन और एक का नाम क्या है, आर्टरीज, क्लियर है। तो वेन हम किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा बात समझना कि जो मसल्स हमारा है या जो स्किन है, तो इस स्किन से सिर्फ वेन ढका हुआ होता है, मतलब मसल्स के अंदर नहीं होता। डॉक्टर जहां हमको इंजेक्शन लगाता है हाथ में ना, ये आपको देने के लिए इंजेक्शन तो मसल्स में हो दिया जाता है, लेकिन हाथ जो होता है उस हाथ में देखना कि आपका इंजेक्शन लगाने के लिए एक वेन को खोजता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है सो इंजेक्शन कहाँ देता है, वेन्स में ही देता है और कुछ मसल्स में भी पड़ता है, ऐसी बातें नहीं है, क्लियर है। तो ये जो वेन है वो आपका थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है और अगर बात किया जाए तो मसल्स के ऊपर होता है और सिर्फ स्किन से ढका हुआ होता है। देखो हम इसको एरो कर देते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये मसल्स के ऊपर है। और ये वेन में जो है वो कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो इम्प्योर ब्लड और कैसा प्रेशर के साथ, तो लो प्रेशर और अगर बात किया जाए तो लो वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, क्लियर है। आगे जबकि आर्टरी में आपका, ये आर्टरी कहाँ होता है, तो आर्टरी हमारा मसल्स के अंदर में होता है, वह अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और आर्टरी में जो है सो कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो प्योर ब्लड फ्लो करता है और कैसा प्रेशर के साथ, तो हाई प्रेशर के साथ और आपका हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, क्लियर है यहाँ तक। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सो पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी
इज मोर देन वेन, मतलब आपसे पूछेगा कि आर्टरी का ब्लड और वेन के ब्लड में जो है सो पीएच किसका ज़्यादा होता है, तो आर्टरी का पीएच मोर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पीएच मोर देन क्या, वेन। ये वेन के रेस्पेक्ट में इसमें क्या होता है, पीएच ज़्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आगे अगर बात करें तो ये अगर हम बात करें कि जो आपका हम ब्लड की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमाटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेमाटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान देना कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में एक जगह पर स्थिर नहीं है। हमारी बॉडी में ब्लड जो है वह एक तरह से स्थिर नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें कि वह जो है सो लगातार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज में अगर गति है तो उसमें कन्फर्म है कि किसी न किसी प्रकार का उसमें ऊष्मा होगा, किसी न किसी प्रकार की उसमें टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर ब्लड गति कर रही है, सर्कुलेशन कर रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो इसका भी जो टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? आगे नेक्स्ट में आगे अगर बात करें द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेमाइपोसिस। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लड सेल बनता है उस बनने की जो आपका घटना है उस घटना या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमाइपोसिस बोलते हैं। ब्लड की स्टडी करते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ब्लड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हेमाइपोसिस बोलते हैं। यहाँ तक अगर मैंने जो बात किया वो किसके विषय में, तो आपका खास करके जो है सो ब्लड का एक इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद जो हम अब चलेंगे वो आपके सामने इनके विषय में, चूंकि ब्लड कितने कंपोनेंटों से मिलकर के बना हुआ है, उसमें प्लाज्मा क्या है, ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, वाटर क्या है, प्रोटीन क्या है, आरबीसी क्या है, इन सारी चीज़ों के विषय में यहाँ पर जो है सो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। क्लियर है? चलिए अब अगर यहाँ पर देखा जाए, है ना, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहली बात आप समझिएगा ये कि जो ये ब्लड है, अभी मैंने जस्ट ही बोला था कि ब्लड जो है इस ब्लड में 4 कंपोनेंट मिले हुए हैं। अगर ये ब्लड अपने आप में 100% अगर है, ये ब्लड जो है सो अपने आप में अगर ये 100% है, तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात समझना कि ये देखो ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 में अगर बात किया जाए तो ये प्लाज्मा, तो 100% में आपका प्लाज्मा कितना होता है, तो 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। और दूसरा जो 45% होता है वो कौन होता है, तो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। यहाँ पर देखो सामने में लिखा हुआ है वो क्या होता है, तो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। अब हम आपसे पूछें भाई कि बताओ कि ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या क्या चीज़ आएगा, तो ब्लड कॉर्पसेल्स में देखो एरो से किया गया है, आरबीसी आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा। अब इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसके विषय में, तो अब प्लाज्मा के विषय में हो गया ये पहला कंपोनेंट, ये क्या हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये क्या हो गया चौथा। क्लियर है? अब आगे अगर बात किया जाए तो किसके विषय में, तो अब हम बात करेंगे वो खास करके वाटर और प्रोटीन के विषय में। अभी यहाँ पर ब्लड कॉर्पसेल्स को आप छोड़ दीजिए, है ना, ये ब्लड कॉर्पसेल्स को अभी हम यहाँ पर रहने देते हैं। अभी हम बात करते हैं आपसे प्लाज्मा के विषय में।
अब इसके बाद ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, इसके विषय में भी देखेंगे, इसके भी देखेंगे, इसके विषय में भी देखेंगे। एक-एक करके हम यहाँ पर जो है सो डिटेल आपको चर्चा करेंगे, है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर बात किया जाए तो इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा सर, ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और बहुत मज़े आएँगे। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमने अभी देखो क्या बताया कि आपका आर्टरी जो है वो आपका क्या होता है कि आपका जो है सो मसल्स के अंदर होता है और भेन मसल्स के ऊपर होता है। लेकिन 3 ऐसे जगह हैं ध्यान देना जहाँ पर कि हमारा आर्टरी और भेन दोनों क्या होता है साथ में होता है। नंबर 1 ये कलाई, दूसरा ये गर्दन और तीसरा पैर का तलवा। क्लियर है? अब अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या कि अब आगे चल रहे हैं इस प्लाज्मा में, फिर हम चलेंगे आरबीसी में, फिर हम चलेंगे डब्ल्यूबीसी में, इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे प्लेटलेट में। बहुत ही डिटेल और बिल्कुल मज़ा आएगा सर। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में देखो क्या मिला हुआ है, तो वाटर मिला हुआ है और आपका प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है। अब यहाँ पर मान लो ये प्लाज्मा अगर 55 है तो ब्लड का 55 है ना, अब इसको हम 100% मान लेते हैं। अब ये अपने आप में 100% अगर है तो इस प्लाज्मा में 92% क्या होता है तो वाटर होता है और आपका 8% क्या होता है तो प्रोटीन होता है। 92% क्या होता है तो वाटर होता है और 8% क्या होता है प्रोटीन होता है। क्लियर है? आगे आगे अगर बात किया जाए तो क्या तो आप समझिएगा कि ये जो आपका वाटर है तो ये तो वाटर है ना, आगे इसका कोई विशेष ये डिवीजन नहीं है। अब अगर बात किया जाए तो प्रोटीन के विषय में, तो जो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन में आपका 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन-कौन? प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कौन-कौन? फर्स्ट वन प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड वन एल्बुमिन, थर्ड वन ग्लोबुलिन, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और जो ये आपका एल्बुमिन है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन और जो ये एल्बुमिन है, अगर हम बात करें तो इन दोनों का काम क्या है तो इन दोनों का काम जो है सो ब्लड को क्लॉटिंग करना है। क्या काम है? ब्लड को जमने में ये मदद करता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो क्या तो अब आपको जो है ये आपसे पूछेगा कि भाई ब्लड किसके कारण जमता है, ऑप्शन में दे देता है प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और विटामिन के और लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ एबव। तो अब बताओ कि हम क्या आंसर करेंगे? ऑल ऑफ एबव। अगर ये लिखा हुआ है तो क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन में है प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और विटामिन के। तो कंफर्म है कि आपको यहाँ पर आंसर क्या करना होगा? ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये भी ब्लड को जमने में मदद करता है, ये भी मदद करता है और विटामिन के भी मदद करता है। क्लियर? तो ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को जमने में मदद करता है। अब आ जाइए ये ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन क्या होता है? तो सिंपल सा बात समझना कि ग्लोबुलिन क्या होता है। तो ग्लोबुलिन जो है वह अगर हम बात करें तो हमारा बॉडी में या ब्लड में बोला जाए, बॉडी में नहीं, ब्लड में एंटीबॉडी का काम करता है। हमने ये अभी पढ़ा था, शुरू में बोला था कि ब्लड जो है सो रोग से लड़ने में भी मदद करता है। तो इसी में तो भाई ग्लोबुलिन मिला हुआ है, तो यही एंटीबॉडी के रूप में काम करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो ग्लोबुलिन बोलते हैं। एकदम रट्टा मार दो। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का रूप में काम करता है। एल्बुमिन आपका क्या काम करता है तो ब्लड जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करता है तो ये ब्लड जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन ब्लड जमने में मदद करेगा और ग्लोबुलिन रोग से लड़ने में यानी एंटीबॉडी का मदद करेगा।
क्लियर है? यहाँ तक हमने जो बात किया वो ब्लड में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके विषय में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो देखो पहले हमने यहाँ पर तो सिर्फ़ ये बता दिया था कि प्लाज़्मा में वाटर होता है और आपका प्रोटीन होता है। लेकिन भाई इसके बाद भी इसमें और भी कुछ मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आपका ब्लड प्लाज़्मा। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके विषय में बात करने वाले हैं? तो ब्लड प्लाज़्मा के विषय में बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो ब्लड प्लाज्मा अगर हम पूछें कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वह 100% है, तो इस ब्लड का कितना परसेंट जो है सो प्लाज्मा होता है? अगर हम बात करें तो कितना परसेंट? तो आपका 55% होता है, 55% होता है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। वह क्या होता है? अल्कलाइन होता है। और नॉन लिविंग इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस, नॉन लिविंग होता है, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% पाया जाता है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर जो है सो पेल येलो होता है। ये याद रखेंगे कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो पेल येलो होता है। और उसके साथ-साथ क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट होता है। ये हम देखने की बात करें तो अगर बात करें तो एक तरह से प्लाज्मा में कभी जख्म हो जाता है बॉडी में, तो देखना उसके ऊपर एक आपका पीला कलर का आपका लेयर जम जाता है, बिल्कुल पीला, और वह ट्रांसपेरेंट दिखेगा। वही जो है सो प्लाज्मा की तरह होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेल येलो, पेल येलो। पेल येलो। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर तो मैंने बात कर लिया किसके विषय में? प्लाज्मा। प्लाज्मा के विषय में आगे क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 2 बातें मैंने सीखा कि प्लाज्मा जो है वो आपका ब्लड का 55% होता है। और कैसा होता है? तो पेल येलो होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? अगर आगे बात किया जाए प्लाज्मा के विषय में तो प्लाज्मा में क्या-क्या मिला हुआ होता है? तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या-क्या मिला हुआ होता है वो आप समझिए। तो प्लाज्मा में देखो वाटर मिला हुआ है जो हम बताए हुए हैं, है ना? 92% है। इसके बाद मिनरल्स मतलब खनिज लवण भी मिले हुए हैं। खनिज लवण में कौन-कौन है? तो सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और भी सारी चीज़ें हैं, ये प्लाज्मा में मिला हुआ है। आगे अगर बात किया जाए, इसको आप ये स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलेंगे और आप इसको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, है ना? आगे, आगे अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो क्या है? तो दीज इंक्लूड ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी होता है। इसके अलावे एमिनो एसिड एंड लिपिड। अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड कहाँ से मिलता है? तो एमिनो एसिड जो हमें प्राप्त होता है वह बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोटीन से। और ये फैट जो है तो ऑयल वगैरह से प्राप्त होता है, जान ही रहे हैं, है ना? तो यहाँ से क्या-क्या मिलता है? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड, 3 चीज़ें हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड। क्लियर? अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे किसके विषय में? तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के विषय में। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो क्या होता है? तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में आपका अमोनिया होगा, आपका यूरिया होगा
और यूरिक से एसिड होगा। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहने का मतलब जो बाहर की ओर निकलता है ना। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मतलब क्या है, जो बाहर निकलता है। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, बाहर निकलता है ना। अब तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ये सारी चीजें हैं। आगे अगर बात किया जाए तो इस प्लाज्मा में जो है डिसॉल्व मतलब घुलनशील क्या है, इस प्लाज्मा में घुलनशील क्या है। तो घुलनशील देखो कई एक बार पूछा गया है, आप बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगा, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम छोड़ते हैं, जी नहीं भैया, इसका भी रोल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के अलावे क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। अब आपसे पूछेगा कोई कि क्या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील है, तो बिल्कुल घुलनशील है। और ब्लड के किस पार्ट में घुलनशील है, तो प्लाज्मा वाले हिस्से में घुलनशील है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आगे जो हम लोग चलेंगे वो एंटीकोगुलेंट के विषय में। कहना मेरा ये है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड अंदर की ओर रहता है तो वह नहीं जमता है। ब्लड हमारा बॉडी में अंदर रहता है तो वह नहीं जमता है, और जैसे ही हमारा बॉडी में बॉडी से हमारा ब्लड बाहर आता है तो वह आपका तुरंत जो है सो क्लॉट कर जाता है। आखिर क्यों, ये देखिए एंटीकोगुलेंट, ये जो एंटीकोगुलेंट है ये आपका जमने नहीं देता है। ये क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन कौन ब्लड को जमने नहीं देता है, तो यहां देखो ब्लड प्लाज्मा कंटेन, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें क्या मिला होता है, तो कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, यही कार्बोहाइड्रेट आगे चल करके 3 भागों में बट गया है। कौन कौन, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ऑलिगोसेकेराइड, अगर बात करें तो मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 भागों में बांटा हुआ है। यहां हम लिख ही देते हैं, मोनोसेकेराइड है ना, ये पहला हो गया। और दूसरा हम लिख दे रहे हैं कौन, मोनोसेकेराइड। दूसरा जो है ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड के बाद तीसरा कौन है, तो आपका ये नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड है ना। अब अगर बात किया जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ये क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लड प्लाज्मा कंटेन अ कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड। आगे कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है कि द हेपेरिन विच प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो हेपेरिन है, द हेपेरिन विच प्रिवेंट आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड को जमने नहीं देता है, कौन, तो यहां पर लिख दो हेपेरिन। हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। क्लियर है, वही चीज लिखा हुआ है। तो अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि ब्लड, आपका ब्लड वेसल्स के अंदर किसके कारण नहीं जमता है, तो ड्यू टू परजेंस ऑफ हेपेरिन, ड्यू टू परजेंस ऑफ हेपेरिन। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम आगे बात करें तो किसके विषय में, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे
वो आपका ब्लड प्लाज्मा में हार्मोन भी पाए जाते हैं। अब भैया हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो है वो क्या होता है? तो सिंपल सा बात समझना कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी में एक अगर हम बात करें तो कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक, है ना? उत्प्रेरक। कैटालिस्ट का मतलब अगर हम बात करें तो क्या होता है? उत्प्रेरक। जैसे मान लो कि हमको आज मूवी देखने नहीं जाना है, ठीक है? लेकिन हमारा दोस्त बोल रहा है कि चल ना भैया, हम सारा खर्चा उठाएंगे तुम्हारा, टिकट भी कटवा देंगे और जो है सो मुर्गा मटन सब खिलाएंगे। तो अब सोच लो कि मुर्गा मटन जब खिलाएगा और मूवी भी देखेंगे तो सोचता है आदमी कि चलो ना भैया आज का क्लास कल पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा आप लोग मत करना, है ना? मुर्गा मटन तो जिंदगी भर मिलेगा, लेकिन पढ़ाई जो है सो कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना, है ना? बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर। तो ये जो है सो दोस्त हमारे लिए क्या काम कर रहा है? कैटालिस्ट का काम कर रहा है कि भैया किसी भी तरह से वो मूवी देखने चले। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो बिल्कुल आपका डेड अवस्था में होते हैं। मतलब डेड नहीं बोलेंगे, डेड तो भैया सेवा समाप्त हो गया, वो मर गया, है ना? डेड में क्या हो गया? सेवा समाप्त हो गया, ठीक है? लेकिन सेवा समाप्त नहीं है, इसका सेवा है। इसका सेवा क्या है? है। कहने का मतलब वो ये कि आपका जो उत्प्रेरक है जो हमारी बॉडी में सुषुप्त अवस्था में होता है, वह एनर्जी लेस बन के बैठा हुआ रहता है, उसी को पिंच करता है कि तुम चलो भैया। कभी गांव में देखना बैल जो होता है ना, बैल को जब हल में जोता जाता है तो उसको मारता नहीं है लोग, डंटा में एक छोटा सा सुई लगा हुआ होता है, ठीक है ना? जिसको गांव में क्या बोलते हैं? तो अरई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरई बोलते हैं ना। तो जब बैल जब चल रहा है, जुता खेत को जोत रहा है, तो उसमें जब बैल थोड़ा सुस्त पड़ जाता है तो उसको वही कांटी वाला जो पिन लगा हुआ होता है डंटा में, वही चुभाता है लोग, तो बैल बहुत तेज भागने लगता है। तो उसी तरह से कैटालिस्ट हमारा काम करता है कि जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जो सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसी को वह कैटालिस्ट का काम करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन हमेशा कहां से निकलता है? तो ग्लैंड से निकलता है। थोड़ा सा यहां हम बता देते हैं और ग्लैंड के विषय में। यहाँ ग्लैंड जो है सो हमारी बॉडी में एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है ना? ये ग्लैंड हमारी बॉडी में थैली नुमा स्ट्रक्चर है। और इस थैली नुमे स्ट्रक्चर में आपका एक या तो क्या भरा हुआ है? इंजाइम भरा हुआ होता है, या तो फिर क्या भरा हुआ होता है? तो हार्मोन भरा हुआ होता है। तो सिंपल सा ये ग्लैंड जो है ये दो प्रकार के होता है। एक अगर हम बात करें तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, याद रखिएगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता क्या है? तो आपका इंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि दीज आर सेक्रेट एंड रिलीज इन बॉडी बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। हमने वही बोला ना कि इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? तो हार्मोन निकलता है। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। देखो ग्लैंड का हम एक अलग से चैप्टर ही लेकर के आएंगे और वहां पर डिटेल चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि ग्लैंड हमारी बॉडी में एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है। और इस थैली नुमे स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो क्या होता है? इंजाइम और हार्मोन दोनों होता है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें हार्मोन होगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? तो इंजाइम्स होगा। बस इतना याद रखिए। आगे नेक्स्ट यहां क्या लिखा हुआ है? फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फैक्टर फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये कहां पाया जाता है? अभी जो हमने बात किया था हेपेरिन के विषय में, तो उसी से रिलेटेड यहां पर है। देखो लिखा हुआ है क्या? दीज आर फैक्टर्स फॉर ब्लड में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये क्या है? तो लिखा हुआ दीज आर
ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। मतलब क्या कि जो जमने वाला जो चीज है वो जैसे ही आपका प्लाज्मा के अंदर जब तक रहता है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर कॉल्ड सेरम। अब यहां पर समझना ध्यान से, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ सेरम क्या है, तो सेरम बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं कि सेरम क्या है, तो सेरम बराबर जो है सो प्लाज्मा में से आपका क्लोटिंग फैक्टर अगर हम हटा दें, यही नहीं लिखा हुआ है क्लोटिंग फैक्टर, तो आपका क्या कहलाएगा, सेरम कहलाएगा। यही लिखा, ध्यान से पढ़ना। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा में जो होता है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। तो सेरम क्या है, तो भैया प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो क्लोटिंग फैक्टर देखो अभी हम यहाँ जस्ट बताए थे कि कौन है, तो हेपेरिन नहीं जमने देता है। ठीक है, तो ये आपका अगर यहाँ से क्लोटिंग फैक्टर को हम हटा देंगे तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरम बोलेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई सेरम क्या होता है तो सिंपल सा एक लाइन में बोलना कि प्लाज्मा में से जो ब्लड को जमने में मदद करता है या क्लोटिंग फैक्टर को हटा देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, तो सेरम बोलेंगे। क्लियर। आगे आगे अगर बात किया जाए तो क्या, तो आगे हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज के विषय में, है ना। लेकिन ब्लड ग्लूकोज क्या है इसको समझा जाए थोड़ा सा। अभी हमने ब्लड का कौन सा पार्ट को पढ़ा है, तो प्लाज्मा को। लेकिन कभी आपने शुगर का नाम सुना है, शुगर हो गया है, यही हमारा ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आपको बोलें कि ग्लूकोज कहाँ आपका एब्जॉर्ब होता है, ये ग्लूकोज जो है सो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बताएंगे सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में ध्यान रखिएगा। तो ग्लूकोज, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इन स्टोमक। ग्लूकोज कहाँ भी एब्जॉर्ब होता है, तो आपका स्टोमक में भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक, पेट में भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। अब लिखा हुआ है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज रिच इन ब्लड। जब ये दोनों में आपका एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपका किसी भी कारण से ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है, तो आपका ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब जो है सो एक्सेस, अब ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, ब्लड में। ये कब पहुंचेगा कि भैया तुम एनर्जी खत्म नहीं कर रहे हो और मुर्गा मटन मारे जा रहे हो, तो जब वो एक्सेस हो जाएगा तो वह कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा। क्लियर है। आगे आगे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन। जो ब्लड में आपका एक्सेस जो ग्लूकोज है, ये जो एक्सेस जो ग्लूकोज है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका ग्लाइकोजेन में। ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा। एक एक बात को हम ध्यान में रखें, ग्लाइकोजेन में। और ये ग्लाइकोजेन में जो कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा, तो यहां पर बाई लिख दे रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन, ये यू है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन इन द लीवर, अगर बात करें तो ये कहां से आएगा, लीवर से। आगे ये लीवर में करता है, इन द लीवर। आगे एंड मसल्स व्हेन ईवर इज रिक्वायर्ड, अगर फिर से इसको रिक्वायर्ड होता है
ग्लाइकोजन को, तो फिर से ये चेंज हो जाता है किसमें, आपका जो है सो ग्लूकोज बाई ग्लूकागोन के रूप में। ये किसमें चेंज हो जाएगा फिर से, अगर बात किया जाए तो ग्लूकागोन से, ग्लूकागोन हार्मोन से। आप ध्यान से देना, यही हमारा जो है सो ब्लड शुगर कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप ये ग्लूकोज हमारा जो बॉडी में है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ, तो आपका 1 मिनट, ये एब्जॉर्ब होता है कहाँ, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कहाँ होता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान से देखना, ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में, लेकिन जब हम इसको खर्चा नहीं करते हैं ग्लूकोज को, तो आपका ग्लूकोज जो है वह आपका कहाँ चला आता है, तो एक्सेस जो ग्लूकोज है वो ब्लड में चला आता है। हम खाए जा रहे हैं, ग्लूकोज को खत्म नहीं कर रहे हैं, खा के सुत जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है सो जब एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ आता है, तो ब्लड में आ जाए। जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो ब्लड कहाँ आ जाता है, तो ब्लड में आ जाता है ग्लूकोज। देखो ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा, और जो एक्सेस ग्लूकोज है तो ब्लड में आया है, तो एक्सेस ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में। और ये कौन चेंज करता है, तो आपका इंसुलिन हार्मोन करता है, ठीक है, इंसुलिन करता है। अब लेकिन अगर मान लो कि फिर हम बहुत दिन नहीं खाए, तो भैया हमको एनर्जी चाहिए ना, तो जो ये ग्लाइकोजन है ये फिर से आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो इसी ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखो एरो कर दिए हैं, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किससे कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा कन्वर्ट होगा। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोजन के रूप में किससे कन्वर्ट होगा, तो इंसुलिन से। और जो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा किससे, तो ग्लूकागोन से। इतना बात आप याद रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे। आगे आगे अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है यूजुअली ब्लड ग्लूकोज, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कि व्हाइट व्हाइट पता नहीं चलेगा, है ना। ये अगर बात किया जाए तो इसको ले लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अबाउट 80 to 100 mg पर 100 ml। ब्लड में आपका लेवल ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो आपका 80 से 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड 12 आवर आफ्टर नॉर्मल मील में। ये आप जब लेते हैं भोजन वगैरह इसके बाद होना चाहिए। बट इट इज कॉन्सेंट्रेशन राइज मोर सून आफ्टर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। अगर आप लेंगे तो यह बढ़ जाता है, ठीक है। इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड 100 पर 100 ml से 180 mg से जो है आपका 180 mg पर 100 ml में बढ़ जाता है, तो इट स्टार्टेड, जब इतना से बढ़ा तब यह स्टार्टेड अपियरिंग इन यूरिन। तब ये आपको कहाँ आना शुरू हो जाएगा, यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। और इसको जो है सो हम क्या बोलेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोसोरिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब यूरिन में हमारा ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोसोरिया। जबकि देखो फास्टिंग में ग्लूकोज इतना होना चाहिए, 70 से 100 होना चाहिए, और नॉर्मल में 80 से लेकर के 100 होना चाहिए आपका पर 100 ml में। लेकिन अगर ब्लड ग्लूकोज हमारा 180 से एक्सीड कर जाता है, 180 से एक्सीड कर जा सॉरी
180 से एक्सीड कर जाएगा तो ये कहाँ आना शुरू हो जाएगा, यूरिन में, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया, ठीक है, ग्लूकोसूरिया बोलेंगे। इसको याद रखिएगा कि जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज आपका यूरिन में आने लगे तो उसको हम लोग ग्लूकोसूरिया बोलेंगे। और कब आएगा, तो जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज 180 mg पर 100 ml से ज़्यादा हो जाएगा। फास्टिंग में ब्लड का ग्लूकोज कितना होना चाहिए, तो 170 से 100 होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। और नॉर्मल डाइट में कितना होना चाहिए, 80 से 100 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां तक जो बातें थी वो आपका किसके विषय में, तो इसके विषय में। अब एक और बात यहां पर समझना, ठीक है, कि इफ हायर केस, इफ हायर केस डायबिटीज मेल्टस अगर बात किया जाए, तो अगर हायर केस होगा तो इसको हाइपर क्या बोलेंगे, ग्लाइसेमिया बोलेंगे। अगर हाइयर हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे, और अगर लो होगा तो क्या होगा, तो आपका हाइपोग्लिसेमिया बोलेंगे। ध्यान रखना, उसी से रिलेटेड है कि अगर ब्लड जो है, हाइटर लिखा गया है यहाँ पर, ये देखो, ये नहीं होगा ये, तो अगर हाइयर होगा डायबिटीज में ब्लड का ग्लूकोज तो इसको हाइपर यहां पर लिख देते हैं, HIG। अगर हाई होगा, है ना, तो क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया, यहां लिख देते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। कब, जब ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, आपका हाई होगा। यहां भी लिख देते हैं ऐसे, ब्लड ग्लूकोज तो हाई होगा तो क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। और अगर ब्लड ग्लूकोज लो होगा, ब्लड ग्लूकोज लो, अगर लो होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। क्लियर है। यहां तक अगर बात किया जाए तो हमने जो बात किया वो इसके विषय में। अब जो हम चलेंगे वो किसके विषय में, तो आपका जो है सो आरबीसी के विषय में। अब देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो आपका ब्लड का जो 4 सेगमेंट था उसमें प्लाज्मा के विषय में हमने सारी बातें देख ली, और दूसरा हमने ग्लूकोज के विषय में देखा, तो इसको हम लोग ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे। ये हमने देख लिया है। क्लियर है। अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो किसके विषय में, तो आरबीसी के विषय में। क्लियर। चलिए, तो आरबीसी क्या है इसको समझा जाए। सबसे पहले तो ये, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कि जो ये आरबीसी है, ठीक है, जो ये आरबीसी है इसको एक और नाम से हम जानते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है, आरबीसी वह अगर देखा जाए तो आपका मैमल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सो रफली सर्कुलर होता है। ये क्या होता है, रफली सर्कुलर होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर है। आगे, नॉन न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब सेल जो हम पढ़ाएं उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन आपका इसमें आरबीसी में कोई भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन। आरबीसी जो है, इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आपका जो है सो हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हेमोग्लोबिन का काम क्या है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जगह जगह पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। अलग अलग जगह पर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक लाइन समझना कि हमारी ब्लड में हेमोग्लोबिन मिला होता है और इस आरबीसी
में हीमोग्लोबिन मिला हुआ होता है और आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसका काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना जगह जगह पर। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो जो ये आरबीसी है, जो ये आरबीसी जो है उसका काम क्या है? तो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, सॉरी आरबीसी बोल दिए, जो हेमोग्लोबिन आरबीसी में है इसका काम क्या है? तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो है सो दे आर मोस्ट अबेंडेंट, स्वतंत्र रूप में आपका ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर ब्लड टर्म, इसको क्या बोलेंगे? टोटल काउंट ऑफ आरबीसी। हमारा जो है सो पर माइक्रोलीटर ब्लड में, पर माइक्रोलीटर ब्लड, पर माइक्रोलीटर जो ब्लड है इसको हम ब्लड कितना होता है वो बताएंगे, तो इसको बोलते हैं टोटल काउंट ऑफ आरबीसी, पर माइक्रोलीटर ब्लड में जो टोटल आरबीसी होगा। आगे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर नॉर्मल एडल्ट मैन में अगर हम बात करें, मैन में तो आपका जो है सो कितना होता है? 5 होता है ब्लड, है ना, 5 मिलियन पर आरबीसी जो क्यूबिक मिलियन में होता है। और ये आगे हम बताएंगे वीमेन में आपका 4.5 होता है। क्लियर? अगर बात किया जाए तो क्या है कि टोटल काउंट ऑफ आरबीसी मोर इन मैन देन वीमेन, महिला के रेस्पेक्ट में आपका मैन में आरबीसी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? ये कितना होता है? तो मैन में 5 जो है मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर में ये ब्लड होता है ना। और ये कितना? 4.5 मिलीमीटर में होता है। आगे अगर ये क्यों होता है कम, तो ड्यू टू मेंसुरेशन साइकिल, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमसी बोलते हैं। और अगर इस महिला में या ह्यूमन में भी अगर ब्लड में आपका ये किसका कमी हो जाए, तो आपका आरबीसी का कमी हो जाए और वो हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलेंगे। अगर ह्यूमन के बॉडी में हीमोग्लोबिन की आपका कमी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। लेकिन ये आपका जो हीमोग्लोबिन है वह कितना से कम होना चाहिए, ये भी हम आगे बात करेंगे आपसे। क्लियर है? तो अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए क्या है, तो अगर बात किया जाए तो ह्यूमन के बॉडी में अगर ये नॉर्मल आपका जो आरबीसी है तो वो आपका नॉर्मल जो है सो 5 होता है। 5 ये कौन किस में होता है? मिलियन मैन में होता है। और आपका 4.5 किस में होता है? 4.5 तो आपका वीमेन में होता है ना। लेकिन इससे आरबीसी बढ़ भी सकता है और इससे आरबीसी क्या होता है? घट भी सकता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ एब नॉर्मल राइज, है ना, काउंट ऑफ आरबीसी कॉल्ड, अगर आरबीसी बढ़ रहा है मैन हो या वीमेन हो तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी अगर आपकी बॉडी में या हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी बढ़ा तो। और अगर डिक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे? तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। डिक्रीज करेगा आरबीसी, आरबीसी बढ़ गया, यहां पर देख लो आरबीसी लिख देते हैं। आरबीसी अगर यहां पर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया पर ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। आरबीसी इंक्रीज कर जाएगा तो बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई इसके विषय में। आरबीसी का लाइफ कितना दिन होता है? तो 120 डेज होता है। क्लियर? आगे
अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो है आरबीसी का और काम क्या है, तो उसके विषय में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, इसके बाद मस्क डियर में जो है स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है ना, ये सारा चीज यहाँ पर काम है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू काउंट ऑफ आरबीसी इज क्या बोलते हैं, तो हेमाटोसाइटोमीटर। ये क्या करता है हेमाटोसाइटोमीटर, तो आरबीसी को काउंट करता है, इसी से हेमाटोसाइटोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीसी किससे काउंट होता है, तो हेमाटोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और उसी से काउंट होता है। आगे मैन में आरबीसी कितना होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। 5 मिलियन पर mm³। वीमेन में कितना 4.5 मिलियन पर mm³। चाइल्ड में कितना 7 मिलियन पर mm³। अब यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज एज वी गो हाई एल्टीट्यूड। अगर हम यहाँ पर आपका पहाड़ पर अगर हम चढ़ रहे हैं, ऐसे पहाड़ है और इस पर अगर हम चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो जब हम ऊपर चलेंगे तो नंबर ऑफ आरबीसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, वह इसलिए कि आरबीसी में मिला हुआ होता है क्या, तो हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ये आरबीसी में मिला हुआ होता है क्या, तो हेमोग्लोबिन। और इस हेमोग्लोबिन में का काम क्या है, तो आपका ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो भैया ऊपर में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये आपका ऊपर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी 2.5% इन मैन। डेली आरबीसी जो है सो ये मरता है मैन में, ठीक है। आगे आगे अगर बात किया जाए तो क्या, तो देखो स्प्लीन जो है, स्प्लीन इसको आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। और इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्यों, लगभग ये 300 आपका 50 ml ब्लड को क्या करता है, तो स्टोर करके रखता। कौन, तो स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, तो कब्रगाह भी बोलते हैं इसको, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं कब्र गाह भी बोलते हैं, या ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्यों, चूंकि 350 ml ब्लड जो है वो स्टोर करके रखता है, इसलिए। क्लियर। सेरम हम वहां बता चुके हैं, देखो प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन जो क्लोटिंग फैक्टर वगैरह था, याद आ रहा है, तो वो सारा हटा देंगे। अब सीरम इज यूज प्रिपरेशन, सेरम, इसी सेरम को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेरम इज यूज प्रिपरेशन वैक्सीन इन, वैक्सीन को यूज करने के लिए होता है। और 1798 में एडवर्ड जिनर जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को ये बनाया था इन्होंने। क्लियर है। आगे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अभी तो हम आरबीसी का देख लिए थे, तो मैन में होना चाहिए 15 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में। वीमेन में 13.5 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में। चाइल्ड में 16.5 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आगे अगर बात किया जाए तो एनीमिया किसको बोलेंगे, तो देखो लिखा हुआ है क्या, तो इट लॉस ऑफ O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड व्हेन अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन आपका 11 ग्राम और लेस पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इसको बोलेंगे एनीमिया। मतलब किसी भी मैन हो या फिर आपका जो है सो वीमेन हो, और अगर इन दोनों में हेमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम या फिर इससे आपका लेस है, तो इसको क्या बोलेंगे कि भैया आपको जो है सो ये हेमोग्लोबिन, इतना हेमोग्लोबिन अगर कम है तो क्या बोलेंगे कि आपको एनीमिया हो गया है, एनीमिया हो गया है। क्लियर है, वही चीज यहां लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आरबीसी जनरली फॉर्म इन बोन मैरो,
आरबीसी हड्डी जो होता है, हड्डी का जो लाल वाला पार्ट होता है, जब काटेंगे मुर्गा का हड्डी चूसना तो उसमें देखना कभी लाल दिखेगा, है ना, कच्चा वाला में, पका में नहीं दिखेगा लाल। तो वो क्या होता है, काटोगे तो दिखेगा, ये आरबीसी है। लेकिन बच्चा में हड्डी नहीं होता है। जब बच्चा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब गर्भ में पल रहा होता है तो उसके अंदर हड्डी नहीं होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है, तो स्प्लीन में। आपसे पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण एडल्ट में कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, और चाइल्ड में कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। बस इतना याद रखना है। आगे अब देखो, यहाँ तक बातें जो हमने किया वो किसके विषय में, तो आपका आरबीसी और प्लाज्मा। अभी जो है सो आगे डब्ल्यूबीसी और भी बहुत कुछ है, तो हम उनके विषय में भी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, और इसको जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो आपका नेक्स्ट क्लास में, है ना। लेकिन देखिए, ये बिहार की एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए भी आपको काम करना होगा कि लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है ARJUNK, और स्पेशल क्लास के लिए SPARJUNK। तो इसको आप सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और इसको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड को दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। इससे आपको 10% बेनिफिट होगा, है ना। तो आज के लिए अगर हम बात करें तो ये सारी बातें थी जिसमें हमने अब ब्लड के विषय में पढ़ा, ब्लड के आरबीसी, हेमोग्लोबिन, इसके भी घटने बढ़ने से क्या होता है, ये सारी बातें देखी, प्लाज्मा देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।